वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 70 है। इसमें हम लोगों ने DB एक्ट को कवर किया है। DB एक्ट से पिछले इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और खासकर गर्ल कैंडिडेट से, तो आप इसे जरूर देखिए और इसे फॉलो कीजिए। इस बार हम लोग 32 बिहार जे के लिए फ्री मॉक इंटरव्यू करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें ये जो स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ 9262810582 पर अपना नाम BGS इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। यह वीडियो सब्जेक्ट वाइज बनाए गए हैं। आप इस बात को समझिए कि हाई कोर्ट के माननीय जज साहब आपका इंटरव्यू लेंगे। आप जो आंसर देते हैं, जो किताबों से में पढ़ते हैं या नोट्स वाले, तो एक अप्रोच में अंतर होता है। अब स्टूडेंट एडिशन की किताबों या आपके नोट्स कितने इम्प्रेसिव होंगे और आप कितने इम्प्रेसिव तरीके से उसको बोल पाएंगे, यह एक अलग मसला है। हमने भी इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनके जो जवाब क्या हो सकता है हमने भी सजेस्ट किए हैं। तो ये वीडियो इसलिए बनाए गए हैं कि कम से कम समय में आप अपना बेहतरीन रिवीजन कर सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप फॉलो भी कर सकते हैं और चैनल को, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इसे अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इंटरव्यू का यह पार्ट। अब इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, अब यह कहना तो बड़ा मुश्किल है। कुछ भी पूछा जा सकता है। अब उस कड़ी में आपको पूछा भी जा सकता है, DB एक्ट से नहीं भी पूछा जा सकता, PMLA, NIA, पता नहीं। अब क्वेश्चन इज दिस कि इजराइल लेबनान से भी पूछा जा सकता है, रसिया यूक्रेन भी पूछा जा सकता है, डोनाल्ड ट्रंप भी पूछा जा सकता है। अब क्या नहीं पूछा जा सकता या क्या पूछा जा सकता है, यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो एनीवे, जो भी हो, मतलब समझदारी यह है कि थोड़ा बहुत कर लें। अब नाउ देयर इज ए क्वेश्चन। DB एक्ट हम लोग कर रहे हैं और DB एक्ट में देयर इज ए क्वेश्चन 2F और 2F को हम लोग बाद में करेंगे, और 2F से पहले मतलब उससे पहले हम लोग आ जाए 2Q में। और 2Q से संबंधित कुछ केस लॉ को मैं डिक्टेट भी कराऊंगा। और 2Q जरा एक बार पढ़िए। Respondent means any adult male person who is or has been in a domestic relationship with the aggrieved person and against whom the aggrieved person has sought any relief under this act, provided that an aggrieved wife or female living in a relationship in the nature of a marriage may also file a complaint against a relative of the husband or the male partner. हाँ, तो ये जो डेफिनेशन जो दिया हुआ है और प्रोवाइजो दिया हुआ है, तो ये इस तरह की चीजें हैं कि इससे कंफ्यूजन होता है। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक्यूज कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि एक्स पार्टी ऑर्डर वगैरह, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स पार्टी ऑर्डर और इंजंक्शन वगैरह। अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती तो रेस्पोंडेंट की जगह एक्यूज यूज हो सकता था। इन द एब्सेंस एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो सकता था। तो चूंकि इशुएंस ऑफ NBW ऐसा इस तरह की चीजें नहीं है, एक्स पार्टी ऑर्डर किया जा सकता, तो देयरफॉर
instead of using the word accused, better word would be respondent. This is point number 1. और जो definition दिया हुआ है any adult male person, और Yes, sir. और साथ में ये भी दिया हुआ है relative of the husband. तो relative of the husband that may be either male or female. तो एक कंफ्यूजन सा हुआ कि whether a woman can be prosecuted under the provisions of DP Act or not, DV Act or not. तो एक सबसे पहले इस में हम लोग 3 जजमेंट को रेफर कर रहे हैं और लिखिए वो जजमेंट श्रीमती मेना कुरु रेणुका Yes, sir. वर्सेस श्रीमती मेना कुरु मोहन रेड्डी. ये 2009 का जजमेंट था. Yes, sir. और इसमें कहा गया कि सेक्शन 2Q ऑफ DV एक्ट intends to include only male persons और यह भी कहा गया there appears to be unintentional omission to specifically exclude women in the proviso Yes, sir. तो कहा गया कि द इंटेंशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट is to exclude women from the definition of respondent. Yes, sir. अब तो सवाल यह पैदा होता है एज ए लॉ स्टूडेंट सोचने समझने का कि why should not a woman be prosecuted for committing the act of violence against women? Question is this, कि whether a woman can commit violence against another woman or not. तो हो सकता है कि भाई वुमेन के फेवर में वुमेन एडल्ट्री में भी वुमेन को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता था एज एन अबेटर. तो हो सकता है बी डेट एज इट में स्थिति ठीक नहीं हो पाई. और पहले था कि रेस्पोंडेंट इंक्लूड्स ओनली मेल मेंबर, इट डज नॉट इंक्लूड फीमेल मेंबर. और उसके तो 2009 में भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज टू एक्सक्लूड फीमेल फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रेस्पोंडेंट. Yes, sir. 2009 के बाद एक जजमेंट आता है 2 साल के बाद 2011 में. Yes, sir. और वो जजमेंट का नाम लिखिए SOU संध्या मनोज वानखेड़े वर्सेस मनोज भीमराव वानखेड़े 2011 में. और इस जजमेंट में स्पेसिफिकली कहा गया कि रेस्पोंडेंट जो है अगर रिलेटिव ऑफ हस्बैंड हो सकता तो हस्बैंड के रिलेटिव में फीमेल भी आ सकती हैं.
तो एक यह इंटरप्रिटेशन दिया गया इस जजमेंट में कि रेस्पोंडेंट टू इंक्लूड फीमेल, but section 2q was not struck down, it was only interpreted. अब फाइनली एक हिस्टोरिक जजमेंट आता है और उस जजमेंट का नाम है, एक सेकंड सर, ये सर बताइए। एक लास्टली द लॉ नाउ स्टैंड सेटल्ड, और वो स्पेसिफिक जजमेंट आता है हिरल HIRAL हिरल P फॉर पटना, हिरल P हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा, 2016 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में सेक्शन 2Q को स्ट्रक डाउन कर दिया। तो स्ट्रक डाउन इसलिए कर दिया गया कि act of violence committed by a female against a female, if a female prefers to commit violence upon another female, she does not deserve any leniency into the law. Or so far as the word relative of the husband includes female relative also. So in the result, now the female can also be prosecuted under DB Act whether they are adult or non-adult. सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा यस सर, कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज अ स्पेशल स्टैट्यूट, लिखो डीबी एक्ट इज अ स्पेशल इंस्टीट्यूट that prohibits the act of violence into a domestic relationship against a woman तो इसको जेंडर सेंसिटिव नहीं बनाना चाहिए। Whosoever commits act of domestic violence against a woman यस सर, is equally liable to be prosecuted. Whosoever. So therefore, as a result, even adult female or non-adult female can also be prosecuted. As on today. ये तो अब ये तो हमने थोड़ा पढ़ा भी दिया, डिक्टेशन भी दे दिया। अब मैं अभी से क्वेश्चन पूछता हूँ कि फेदर अंडर डीबी एक्ट, अब आपको ये याद रखना है कि हमने जो चीजें बताई, ये बिल्कुल हमने जो चीजें बताई मैंने टीचिंग के पर्पस से बताई। यस सर, अब ये सारी की सारी चीजें वहां ज्ञान का पिटारा नहीं खोल देना है। मतलब आपको कैंडिडेट की तरह जवाब देना है। यू आर नॉट देयर टू टीच देम। अगर सारी चीजें बोलेंगे तो वो ऑफेंडिंग होगा और उससे इरिटेशन होगा।
और उसका रिएक्शन भी हो। तो अगर पूछा जाए कि वेदर ए वुमेन कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर डीबी एक्ट और नॉट, तो आपको सिर्फ लास्ट जजमेंट, आपको केवल यही कहना है, इतना ही करना है कि सर लॉ इज सेटल्ड and as per the decision of Supreme Court in Hiral P. Harsora versus Kusum Narottam Das Harsora, a woman can also be prosecuted as a respondent under the DV Act. और जो बाकी केस लॉ हमने बताया जैसे आपके नॉलेज के इनरिचमेंट के पर्पज से बता, मेंस में ये सब आप लिखते हैं तो एक अच्छा, मेंस का आंसर इज डिफरेंट आंसर। Yes, sir. मेंस इज टोटली डिफरेंट एंड इंटरव्यू इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। आप मेंस को इंटरव्यू से कंपेयर नहीं कर सकते, जहां तक मैं समझता हूं, बाकी जैसा ठीक लगे जिसको भी। मेंस में अगर होता तो तीनों जजमेंट आपको लिखना पड़ता, लेकिन इंटरव्यू के लिए केवल वन। अब now the next very important aspect of this domestic violence, just अब डोमेस्टिक वायलेंस का डेफिनेशन सेक्शन 3 में दिया हुआ है, और वन चीज डोमेस्टिक रिलेशनशिप 2F। Yes, sir. तो पहला क्वेश्चन कि वेदर ए वुमेन कैन बी प्रोसिक्यूटेड और नॉट, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं इससे लूंगा, 4-5 क्वेश्चन में ही खत्म करूंगा, और बाकी एक बार आप गो थ्रू हो जाना सारे चीजों से। Yes, sir. अब 4-5 क्वेश्चन ही करेंगे, और मुझे उम्मीद है, ऐसा लगता है कि अगर पूछा गया तो इन्हीं क्वेश्चन के आसपास होगा। वो तो इंटरव्यू होने के बाद ही पता लगेगा कि ये 4-5 के ही आसपास रहा या आपके। अब मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, कोई आई कैन सर्टिफाई, एक प्रयास है मेरा। जो नेक्स्ट है, द इम्पोर्टेंट थिंग वी नीड टू नो द डोमेस्टिक रिलेशनशिप। तो व्हाट इज दैट डोमेस्टिक रिलेशनशिप? एक बार पहले 2F पढ़ के सुना दीजिए और उसके बाद जवाब दीजिए। Domestic relationship means a relationship between two persons who live or have at any point of time lived together in a shared household when they are related by consanguinity, marriage, or through a relationship in the nature of marriage, adoption, or are family members living together as a joint family. हाँ, तो ये पढ़ लिया। अब आपसे मैं पूछता हूँ इंटरव्यू का क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप अंडर DV एक्ट? So domestic relationship under DV Act means such relationship between two persons related by way of consanguinity, marriage, or relationship in the nature of marriages or adoption, these two people must have lived together in a shared household for हाँ, और at any point of time. और एज ए फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर एज ए ज्वाइंट फैमिली, ये भी बात कही गई है, ज्वाइंट फैमिली, फैमिली मेंबर लिविंग टुगेदर। तो दिस इज गुड आंसर, इसको याद कर लीजिएगा। और चूंकि अब इसमें जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप से संबंधित अब इसमें कुछ चीजें आई, और जस्ट इसमें 3 केस लॉ, बैट, बत्रा और वो जो आहूजा का और तनेजा का, त्यागी का, तनेजा नहीं। और जस्ट एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा अपना कुछ मटेरियल हमने
अपने लिए टीचर को भी होमवर्क करना पड़ता है ना, तो जरा सा उस मटेरियल को हाँ, इस संदर्भ में 3 केसेस एक बार फिर से मतलब रनिंग नोट में लिखते चलिएगा। शेयर्ड हाउस होल्ड, शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब कि लिविंग टुगेदर, उस ऐसे हाउस में जो शेयर साथ में रहे, इनटू ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप, साथ में रहे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो एस के बत्रा लिखिए, एस के बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा। यस सर। जस्ट मैं कुछ इनपुट और इसका ईयर भी लिख लीजिए। यस सर। कभी कभी मैं ईयर बता, वैसे तो मैं कभी भी नहीं कहता साइटेशन के लिए, लेकिन रूल के साथ साथ एक्सेप्शन का भी होना जरूरी है। रूल के साथ वी शुड हैव एक्सेप्शन टू, नॉट द लॉ अलोन बट आल्सो देयर शुड बी एक्सेप्शन। तो ये लिखिए, एस के बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा 2007 का केस है, सुप्रीम कोर्ट 2007। इसमें कहा गया कि वाइफ हैज नो राइट टू रेजाइड इन द रेजिडेंस ऑफ हर इन लॉज इन व्हिच हस्बैंड हैज नो इंटरेस्ट। तो इस केस में शेयर्ड हाउस होल्ड का एक रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन दिया गया, और जब ये दिया गया तो ये पाया गया कि ओल्ड एजेड इन लॉज जो हैं, क्योंकि जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो एक टेंडेंसी रही है सभी के सभी ससुराल वालों को जैसे मर्जी सबको केस में इन्वॉल्व कर दो। हाँ। तो जो एजेड पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी से कोई प्रॉपर्टी बनाई है और वाइफ का नजर उस पर, तो इस कारण से Supreme Court was guided into this case, keeping into mind the nature of the false cases in matrimonial life। तो सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली कहा कि शेयर्ड हाउस होल्ड में इन लॉज की प्रॉपर्टी नहीं है, एंड इट वाज ए रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ ए शेयर्ड हाउस होल्ड। लेकिन sometimes to do justice, to ensure complete justice, इक्विटी भी आ जाता। हाँ। तो merely because कि फॉल्स केसेज फाइल हो रहे हैं, इट डजंट मीन कि आप जेन्युइन केसेज को भी उस कैटेगरी में ले लें। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक केस आया, सतीश आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। 14 साल लगे सुप्रीम कोर्ट में और इसके बत्रा वाले केस को ओवररूल कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा, सतीश आहूजा के केस में, कि डॉटर इन लॉ हैज ए राइट टू लिव इन द शेयर्ड हाउस होल्ड which is completely owned by her in-laws। 2021 में, 2021 से पहले कानून यह था कि इन-लॉज के हाउस में डीबी एक्ट नहीं लागू होता। 2021 में यह बन गया कि नहीं, इन-लॉज के भी हाउस में लागू होता है फॉर द पर्पसेज ऑफ कंप्लीट जस्टिस एंड टू अचीव ट्रू मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इन-लॉज पे भी लागू होता है 2021 में। अब अगले साल एक ऐसी सिचुएशन स्थिति हो गई, शेयर्ड हाउस होल्ड में फिजिकली रहना जरूरी है।
अगर मान लीजिए कि इन लॉज रहते दिल्ली में और वाइफ हस्बैंड के साथ रहती मुंबई में, वाइफ इन लॉज के साथ कभी नहीं रही, तो क्या इन परिस्थितियों में, बातों को थोड़ा ध्यान से समझना, ये लॉ है। आई डू नॉट नो कि हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग, थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन कर रहा है। आर यू गेटिंग इनटू इट और क्या? नहीं सर, समझ रहे हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना मेरे से। तो अब तो उस केस में कह दिया गया सतीश आहूजा के केस में कि लॉज की प्रॉपर्टी भी आती है शेयर्ड हाउस होल्ड में, लेकिन शेयर्ड हाउस होल्ड में फिजिकली रहना आवश्यक है या नहीं आवश्यक है, इस बात पे कुछ नहीं कहा गया। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट किसी केस के फैक्ट क्या है, उस केस पे जजमेंट कोई भी अदालत देती है। केस में जजमेंट एकेडमिक पर्पज से कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। जो केस के तो चूंकि इस केस में वो रिक्वायर्ड नहीं था कि फिजिकली रहना जरूरी है या नहीं। अब एक ऐसी सिचुएशन अराइज हुई 2022 में, अगले साल, कि इन लॉज रहते थे दिल्ली में और जो मैट्रिमोनियल होम हस्बैंड के साथ उसका था मुंबई में। वाइफ एट नो पॉइंट ऑफ टाइम दिल्ली में रही। शादी के तुरंत बाद हस्बैंड की डेथ हो गई। वाइफ आई दिल्ली रहने के लिए, उसको वहां से किक आउट कर दिया गया। The question is this: can a household be shared unless at any point of time parties have lived together physically into a domestic relationship? तो it was the question. तो एक जो उसके बाद जो केस आया, that is the most historic case, and नोट डाउन करो, प्रभात त्यागी वर्सेज कमलेश देवी। यस सर। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नए कंसेप्ट को जन्म दिया, कंस्ट्रक्टिव रेजिडेंसी। पहले तो डायरेक्ट रेजिडेंसी था। ए हाउस होल्ड कैन नॉट बी ए शेयर्ड हाउस होल्ड अनलेस यू फिजिकली रिजाइड देयर। यस सर। तो constructive residency because parties are related to each other into a domestic relationship, either by consanguinity or by marriage, or by marriage नहीं, और into the marriage नहीं बोलना, ये into the nature of marriage है, either by consanguinity or adoption or into the nature of marriage। तो वहां पे फिजिकली ना भी रहें तो भी there is a presumption into the law कि parties have lived together, and a new concept of constructive residency was propounded। यस सर। तो इस केस का असर ये हुआ कि इन लॉज के हाउस में अगर वाइफ नहीं भी रही है फिजिकली, तो भी इन लॉज का हाउस शेयर्ड हाउस होल्ड माना जाएगा। तो ये बेसिक इनपुट हो गया, टीचिंग हो गया। और इसमें बैट की तरह, बैट BAT, बैट, बतरा, A फॉर आहूजा, T फॉर त्यागी। हाँ, तो ये तीनों केस याद रखने हैं। अब नाउ आई एम आस्किंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस टीचिंग। व्हाट इज शेयर्ड हाउस होल्ड? या और थोड़ा कट शॉर्ट कर देते हैं, can wife claim residence into the house exclusively owned by her in-laws, and in that house wife has never resided? Yes sir, wife can claim residence
in a shared household owned by her in-laws, despite the fact that she has never physically resided in that household. This position is settled by the Supreme Court pronouncement in Prabha Tyagi versus Kamlesh Dev. और इसमें चूक गए, अरे कंस्ट्रक्टिव रेजिडेंसी कब बोलोगे? अरे इसमें तो पहला शब्द कंस्ट्रक्टिव रेजिडेंसी बोलना है। लिखो कंस्ट्रक्टिव रेजिडेंसी। बोला बहुत अच्छा बोला है, शानदार बोला है, परफेक्ट बोला है। हम लोगों को रुकना नहीं है, बेहतर से बेहतरीन, बेहतरीन से बेहतरीन आगे चलते जाना। यस सर। तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ लर्निंग। मेरे पे भी लागू होता है, मेरे पे भी, हमें भी अभी वी हैव स्टिल टू ट्रेवल 1000 माइल्स। तो जब ये इतना खूबसूरत सा जजमेंट कोट कर रहे हो सकता है डायरेक्ट ही पूछ दिया जाए व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव रेजिडेंसी। हाँ, ये भी हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टिव रेजिडेंसी के नाम से त्यागी वाला जजमेंट एक बार फिर से बोल दो। Sir, the concept of constructive residence was propounded in Prabha Tyagi versus Kamlesh Devi, wherein it was laid down that a wife is entitled to reside in a shared household which is owned by her in-laws, despite the fact she was not residing in that household. On the basis of constructive residency. On the basis of constructive residence. तो ये दो चीजें बहुत ही अच्छा। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन चीजों को और इस तरह के इंटरप्रिटेशन को हम जुडिशियल एक्टिविज्म कह सकते हैं? अच्छा, जुडिशियल एक्टिविज्म पे हम लोग फिर एक सेशन रखेंगे कि व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। If we records to judicial conscience, if we records to judicial morality, तो जुडिशियल एक्टिविज्म जरूर होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन और ये सारे टॉपिक बहुत ही फिलोसॉफिकल हैं। हाँ। और इंटरव्यू में इक्का दुक्का जुडिशियल कंसाइंस, जुडिशियल मोरालिटी, जुडिशियल एक्टिविज्म, इतना ही नहीं बहुत सारी और भी चीजें हैं। हम लोग एक स्पेशल वीडियो, अरे घर में जब मेहमान आते हैं तो ऐसा थोड़ा ही है कि खाना उतना ही बनाते हैं जो ना बचे। अरे खाना थोड़ा बच भी जाता है ना, थाली में भी खाते हैं तो चावल का 2-4 दाना रह ही जाता है। तो उसी तरह से तैयारी है। अब ऐसा थोड़ा ही है कि जो पढ़े बस, अरे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। नॉलेज नेवर हार्म्स। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिव रेजिडेंसी एंड वेदर ए वुमेन कैन बी। ये दो क्वेश्चन मेरा मतलब मैं गेस कर रहा हूं कि ये दो क्वेश्चन अगर होते हैं तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट जो है हम लोग कंपेंसेशन ऑर्डर की बात की गई है इन टर्म्स ऑफ, जल्दी बोलते चलो। हाँ, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की भी बात की गई है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप हम लोगों ने कर ही लिया। डोमेस्टिक वायलेंस की मीनिंग दी गई है। वायलेंस फिजिकल और मेंटल किसी भी तरीके का हो सकता है, वेरी लार्ज मीनिंग दिया गया है। मेडिकल फैसिलिटी की भी बात की गई है। मॉनेटरी रिलीफ टेम्पररी नेचर का होता है, किस नेचर का होता है मॉनेटरी रिलीफ? मॉनेटरी रिलीफ ग्रांट होता है लिटिगेशन पेंडेंटी लाइट। हाँ, और उसके बाद जो रेजिडेंस ऑर्डर सेक्शन 19 में पास किया जा सकता। और कुछ हम लोग जो है यह जो एक्ट है सेक्शन 4 के मुताबिक, इफ एन ऑफेंस इज लाइकली टू बी कमिटेड एनी पर्सन में गिव इंफॉर्मेशन।
और अगर एनी पर्सन कोई इंफॉर्मेशन दे देता है और गुड फेथ में उसकी इंफॉर्मेशन जो है एनी पर्सन अगर इंफॉर्मेशन दे देता है और अगर उसकी इंफॉर्मेशन अगर फॉल्स होती है तो ही शैल नॉट बी नो लायबिलिटी अराइजेज सिविल और क्रिमिनल इन टर्म ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4। जो एक बार पढ़ दो। etc. No liability, civil or criminal, shall be incurred by any person and for giving in good faith of information for the purpose of subsection 1. हाँ, तो मतलब कोई भी एनी वन अगर उसे लगता है इन गुड फेथ कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत कोई अगर कुछ उस तरह की चीजें हैं तो रिपोर्ट कर सकता है। और इसमें मेडिकल फैसिलिटीज की भी है सेक्शन 7 में, और पढ़िए जरा इसको। If an aggrieved person or on her behalf a protection officer or a service provider requests the person in charge of a medical facility to provide any medical aid to her, such person in charge of the medical facility shall provide medical aid to the aggrieved person in the medical facility. हाँ, सर्विस प्रोवाइडर का भी इसमें कंसेप्ट दिया हुआ है, पुलिस अफसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट वगैरह का। सेक्शन 5 में शेल्टर होम की भी बात की गई है सेक्शन 6 में, और प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या ड्यूटीज और फंक्शन होंगे सेक्शन 9 में बताया गया है। और उस जो एग्रीव पर्सन है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस, अब नाउ वन थिंग इज क्लियर, एग्रीव पर्सन कैन बी एनी वुमेन ओनली अंडर डोमेस्टिक वायलेंस, बट रेस्पोंडेंट वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर ही लिया। और so far as duties of protection officer to protect the aggrieved person, वो सारी ड्यूटी सारी चीजें लिखी हुई है। सर्विस प्रोवाइडर का भी सेक्शन 10 में दिया हुआ है। सेक्शन 12 में एप्लीकेशन वगैरह फाइल किया जा सकता, और काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई है सेक्शन 14 में। सेक्शन 15 असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट लिया जा सकता, और ये सीटिंग इन कैमरा हेल्ड की जाएंगी विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 16। इन कैमरा सीटिंग मीन्स सीटिंग्स इन प्राइवेसी। और सेक्शन 17 रिकॉग्नाइज करता है राइट टू रेजाइड इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड। इसको पढ़ दीजिए। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, every woman in a domestic relationship shall have the right to reside in the shared household, whether or not she has any right, title or beneficial interest in the same. तो उसका कोई राइट, टाइटल या इंटरेस्ट है या नहीं शेयर्ड हाउस होल्ड में, दैट इज नॉट मैटेरियल। Simply because she remained into a domestic relationship, she becomes entitled for the residence order. Whether she is legally entitled to reside, मतलब मान लो कि वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो, हम लोगों ने अभी देखा से कंस्ट्रक्टिव रेजिडेंसी किसी की भी प्रॉपर्टी है, तो whether she is entitled or not, that is not material. What is material? She has a right to reside in a shared household. और उसके स्पेशल प्रोटेक्शन है इंजंक्शन, he shall not be evicted or excluded. अगर अब क्वेश्चन इज दिस कि injunction is granted by the civil court. Yes, sir. Can a magistrate pass injunction? तो जो ऑर्डर 17(2) के अंतर्गत होगा या 19 के अंतर्गत होगा, तो मजिस्ट्रेट हैज बीन गिवन ऑल द पावर
बाय वर्च्यू ऑफ द एक्ट। अगर किसी महिला को निकाल दिया गया मैट्रिमोनियल होम से तो सब सेक्शन 2 पढ़ दीजिए। The aggrieved person shall not be evicted or excluded from the shared household or any part of it by the respondent save in accordance with the procedure established by law. हाँ, अगर आपको निकालना है तो यू गो एंड फाइल, यू कैन नॉट टेक लॉ इनटू योर ओन हैंड। तो Yes, इस sir. पे ध्यान देना है। प्रोटेक्शन ऑर्डर आफ्टर हियरिंग पास किया जा सकता है। रेजिडेंस ऑर्डर भी पास किया जा सकता है, बहुत लंबा है ये सेक्शन 19 में। और मॉनेटरी रिलीफ सेक्शन 20 में दिस इज पेंडेंटे लाइट और क्या है Penalty like this, sir. तो मॉनेटरी रिलीफ भी दिया जा सकता है और कंपेंसेशन ऑर्डर भी दिया जा सकता है सेक्शन 22 में, एनी रिलीफ। तो और इंटरिम और एक्स पार्टे ऑर्डर भी किया जा सकता है। Yes, sir. हाँ, और कोई ऑर्डर अगर अल्टरेशन की जरूरत है ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस तो वो भी हो सकता है। तो इस तरह से अब और पेनाल्टी का भी प्रोविजन है कि पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर अंडर सेक्शन 31, इसको जो आप पढ़ दीजिए। A breach of protection order or of an interim protection order by the respondent shall be an offence under this act and shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 20,000 rupees or with both. और पढ़िए आगे। The offence under subsection 1 shall, as far as practicable, be tried by the magistrate who has passed the order, the breach of which has been alleged to have been caused by the accused. और सबसेक्शन 3 While framing charges under subsection 1, the magistrate may also frame charges under section 498 of IPC or any other provision of that code or the Dowry Prohibition Act 1961, as the case may be, if the facts disclosed the commission of an offence under those provisions. तो these are some of the important topics under which question may be asked during interview. तो चूंकि अब यह रेगुलर सब्जेक्ट नहीं है और यह कहना बड़ा मुश्किल है कि पूछा जाएगा नहीं पूछा, आई डू नॉट नो, आई एम नो मोर एस्ट्रोलॉजर। जस्ट एक आपको लगता है समय है तो आप तैयार कर लीजिए, मतलब आप क्या करेंगे वो आपकी इच्छा है। आई डोंट से एनीथिंग।